कहानी की शुरुआत में हमें लाइटनिंग से दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है कि हेवनली पैलेस, हेवन की विजडम और अदर इमोर्टल ट्रेजर्स। और हमें तीन इमोर्टल्स को दिखाया जाता है जहां वो लोग हवा में उड़े होते हैं और एक बंदा नीचे उन लोग से लड़ रहा होता है। वो तीनों में से एक बंदा पहले बोलता है कि हम सब तुमसे निपटने के लिए यहाँ आए हैं, तुम बच नहीं सकते। तो दूसरा वाला कहता है कि ली टियानसुन, सरेंडर कर दो, बुक ऑफ हेवन हमें दे दो। और ये बंदा उन लोग से कहता है कि तुम मुझे दबाना चाहते हो। लॉर्ड किन, वो सेजुन, जिनवू डेमन, तुम तीनों की ही सुप्रीम रेपुटेशन है। कितने अफसोस की बात है, क्योंकि तुम बेकार चूहे हेवनली और बुक चाहते हो तो फिर मेरे साथ मरो। और वो अपने आप को एक्सप्लोर करने लगता है। तो वो तीनों कहते हैं कि ली टियानसुन, तुम बास्टर्ड, अरे बेवकूफ, क्या तुम पूरी इमोर्टल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदे की आंखें खुलती है और वो बंदा कह रहा होता है कि ये जगह अर्थ जैसी लगती है। मैं अब किन एम्परर उस कमीने बू और डेमन के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ क्या? मैं एक्सप्लोड हो गया हूँ लगता है। अगर मेरी थ्योरी सही है, हेवनली बुक मुझे टाइम में वापस लाया है, मेरा रिबोर्न हुआ है और मैं वापस आ गया हूँ। और हमारा एमसी अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ली टाइजुआन है, मैं टाइजुआन वर्ल्ड का इंचार्ज था। मुझे लोग टाइजुआन टियानजिन बुलाते थे, रूल करते थे पूरे पैरेलल वर्ल्ड में। मेरे डोमेन में 3000 वर्ल्ड थे। मैं उन 3000 दुनियाओं में एक जीनियस पर्सन था। मैंने 10,000 साल की स्पीड से एक इमोर्टल सुप्रीम बॉडी को बनाया। अभी ट्रेन वाली लेडी कहती है कि डियर पैसेंजर, प्लीज चूजू स्टेशन पहुंचते ही इंटर करें, प्लीज अपना सामान साथ लाएं और जेब कतरों से सावधान रहें, गुड बाय। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि चूजू स्टेशन कितनी दूर की याद है, ये ओवरलोड अभी भी इसे याद करता है। फिर हमारा एमसी टैक्सी के पास जाने लगता है और कह रहा होता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये चुआन में मेरा पहला कदम होगा। मैं 20 साल का था। लकीली बॉडी में अभी भी टाइसुआन की एक किरण है, इसे एक आशीर्वाद माना जाना चाहिए। फिर टैक्सी में बैठ जाता है, मोबाइल उठाता है और किसी का कॉल आता है। फिर हमारा एमसी कॉल को पिक कर लेता है और उस तरफ से आवाज आती है कि ली टाइसुआन, तुम कहाँ मर गए हो? स्कूल स्टाफ का डिनर आधे घंटे में शुरू होने वाला है, क्या तुम यहाँ आना भी नहीं चाहते हो? मेरे तुम्हारे जैसा निकम्मा बॉयफ्रेंड क्यों है? और हमारा एमसी कॉल को काट देता है गुस्से में और अपने मन में कह रहा होता है कि वेनेरेबल को सब कुछ याद है। इस बार चूजो आने का मेरा असली गोल उस वेश्या के पास जाना था, उसके फैमिली से मिलना, उसे प्रपोजल देना और उससे शादी का प्रस्ताव रखना। लेकिन उसकी कुछ और ही प्लानिंग थी। उसने दूसरी जनरेशन के एक अमीर तुच्छ पर्सन यांग सोकुन को इनवाइट किया था। इसने छोटी उम्र में जो बेवकूफियां की हैं, उस पर इस वेनरेबल को शर्म आ रही है। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि ये यांग सोकुन बेरहम है, पर ऐसा नहीं है कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं सब कुछ चुका दूंगा, बस तुम रुको। और हमारे एमसी को लोग मार रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि हे, किसी और के औरत को लेने से पहले ये पता लगाओ कि तुम किससे लड़ रहे हो बेवकूफ। तो वो बगल वाली लड़की कहती है कि अगर तुमको लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी तो तुम बस सपना देख रहे हो बेवकूफ। और हमारा एमसी हमें बताता है कि उस कमीनी ने तो इस वेनेरेबल चेहरे पर भी तेजाब डाल दिया। बाद में मुझे गैर कानूनी बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया गया और 10 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई। साले मुझे जेल भेज दिए। मैंने डिवाइन गॉडेस को जाना है। बलात्कार तो इस वेनेरेबल ने भी सोचा ही नहीं है। जब मैं बाहर आया तो मेरे फादर बीमार थे, उन्होंने मेरी मदद के लिए अपनी संपत्ति बेच दी है। और एक बंदे से वो गिफ्ट देते हुए कह रहे होते हैं कि मेरी बचत में बस इतनी ही है, प्लीज मेरे बेटियों को छोड़ दो। और हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि जब मैं जेल से घर वापस आया तो मुझे केवल गोल्ड लाश मिली थी। अगले 1 साल के लिए मैं लाइफ ऐसे जीता हूँ, एक गुजरती हुई रोशनी, कुत्ते की तरह जियो, कोई गोल नहीं, तो केवल जिंदा रहना है। और अंत में मैंने आसान रास्ता चुना, मैंने छोड़ने का फैसला किया, मैंने सुसाइड कर ली। ये एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था, एक लकीली जिसने मेरी आत्मा को अपने मार्ग से भटकाने दिया और मुझे सीजियान रियलम में इंटर करने दिया और मैं टाइजुआन का वंशज बन गया। और ये सब सोच के हमारे हमसे गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अपने पिछली लाइफ में मैं पागल था, बेकार था, भोला था और हद से ज्यादा बेवकूफ था। अब ये सब पास्ट की बात है। इस वेनेरेबल को जो सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा वो है अपने पाप का दंश आज भी धोना है। मेरे मॉडल के सॉफ्ट रूप के अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने महानता हासिल कर ली है। हेवनली वेनेरेबल के मेरे संघर्ष में ये चीजें कई बार मेरे रास्ते में डेमोनिक गांडे बन गई। कितनी बेकार की बात है। अगर ऐसा ना होता तो मैं और भी ज्यादा कुछ हासिल कर सकता था। फादर, मैं वापस आ गया हूँ। ये हेवन को सील कर देगा और आपकी फ्यूचर की शिकायतों को बदल देगा, उन्हें भुगतना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी अजीब सी चल रही होती है, तभी वो आकर टैक्सी से टकरा जाती है। तभी वो टैक्सी वाला पीछे मुड़ता है और कहता है कि यंग मैन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही देखता है तो हमारा एमसी वहाँ से गायब होता है, दूसरे कारों से टकरा रहा होता है और एक खाई की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी एक हाथ आता है और उसके कार को पकड़ लेता है खाई से गिरने से, और बाकी सभी लोग कार से उतर के
वीडियो बनाने लगते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में होता है, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले उसकी रील्स बनाई जाती है, एम्बुलेंस गया भाड़ में, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड ये तो एक्सीडेंट था। तो दूसरा वाला कहता है कि अगर मैंने ये अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पाता कि अब मैं ये क्या देख रहा हूँ। तीसरा बंदा कहता है कि ये तो डिवाइन पावर है, ये तो हेवन से मिला एक गिफ्ट है, एक यंग मैन ऐसा कर सकता है, ये तो अनबिलीवेबल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उस कार को अपने हैंड से रोक दिया होता है और उसको भी मुश्किल हो रही होती है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये घटिया इंसान क्या देख रहे हो, मदद के लिए पुकारो। शुक्र है कि इस वेनरेबल ने समय रहते इसे पकड़ लिया। अफसोस मेरी ताकत बहुत कमजोर है, तुम मूर्खों को नपुंसक बनाकर काट दिया जाएगा और मेरे राज्य में शून्य में डाल दिया जाएगा। मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये कितना कमजोर है, मुझे इससे नफरत है, इस थकान और बॉडी की कमजोरी से। फिर हमारा एमसी रोग के पीछे ला देता है और हमारा एमसी बहुत हाफ रहा होता है। तभी वहाँ से दो लोग निकलते हैं, एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी। वो लड़की कहती है कि ग्रैंडपा बी केयरफुल। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि प्लीज यंग मैन रुक जाओ, मैं चोटी यानजंग तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि सब कुछ भाग्य की बात है, ऐसी चीजें मेरे लिए छोटी और बेकार है, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। और हमारा एमसी वहाँ से जाने को तैयार होता है, लेकिन तभी वो ग्रैंडपा हमारे एमसी के ग्रीड करते हुए कहता है कि बिना किसी एहसान के मांगी गई दयालुता के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यंग मैन। फ्यूचर में अगर तुम्हें चूजों में किसी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन यहाँ मेरा काफी प्रभाव है, मेरा फैमिली। तो हमारा एमसी उसका बात को काटते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि हे रुक जाओ, हमारी चू फैमिली किसी से उपकार और दया पाने की आदि नहीं है, प्लीज चलो हम अपना आभार प्रकट करें। तुम क्या कहते हो, क्या तुमको कुछ चाहिए? तभी पीछे से उसका ग्रैंडपा कहता है कि बस करो, तुम बहुत इम्पोलाइट हो। तो हमारा एमसी रुक के उससे कहता है कि क्या चू फैमिली, ये तो एकदम इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम जिद कर रही हो मुझे इन दानी हड्डियों को नया आकार देने के लिए 1000 पुराने जिनसेन की जरूरत है, क्या तुम इसे प्राप्त कर सकते हो चू फैमिली? तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि यंग मैन तुम बहुत फनी बातें करते हो, ये लड़की मेरी चू जूलियान है, वो मेरी पोती है। जब वो छोटी थी तब से ही मैंने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, तुम चूजू से नहीं दिखते, मैं तुमको कैसे ग्रीट करूं यंग मैन? तो हमारे एमसी उसको कहता है कि ओल्ड मैन बहुत हो गया, इसे तो पता ही होगा, क्या तुम मुझे वो ला सकते हो जो मैं चाहता हूँ? तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, क्या ये सिर्फ खोखले शब्द हैं? क्या यही इंसान की फितरत है? बहुत समय हो गया है। और वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि ये बच्चा अजीब बातें करता है और अभी फायदे के लिए दादाजी से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपनी नाइफ लेके हवा में उड़ के हमारे एमसी पे अटैक करने की कोशिश करता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम बेवकूफ, मैं चोटी इंजन की कार से छेड़छाड़ करने में कामयाब हो गया, मेरी बेहतरीन योजना को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मर जाओ। लेकिन हमारा एमसी अपना शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है तो वो बंदा भी कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे? लेकिन तभी हमारा एमसी उसको बस एक बार घूरता है जिससे वो पीछे जाके पेड़ से टकरा जाता है और हमारा एमसी भी उससे कहता है कि तुम छोटी चींटी, क्या तुम मुझे चुनौती देने का साहस कर सकते हो? ये वेनरेबल पर्सन यहाँ है, कौन झगड़ा करने की हिम्मत करता है? बेवकूफ पर्सन। हमारे एमसी को देख के वो ग्रैंडपा भी सोच रहा होता है क्या वो सच में उस आदमी को जाने दे रहा है? एक ग्रैंड मास्टर ही ऐसा कर सकता है, क्या वो किसी सीक्रेट फैमिली का कोई यंग मास्टर है? इतनी कम उम्र में ही वो ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुँच गया है। कुछ ग्रैंड मास्टर अलग अलग रहते हैं, वो दुर्लभ हैं और आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहते हैं और वो आमतौर पर बहुत पुराने होते हैं। मैंने इतनी कम उम्र में किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के इंसान के बारे में कभी नहीं सुना, ये तो अनसुना है। क्या यही उसके अजीबो गरीब लहजे की वजह है? क्या ये कोई शैतान है? कितना भयानक प्रतिभा है। और पीछे से वो लड़की भी सोच रही होती है ये सब देख के, ये कैसी मूव थी, बिना हिले डुले ही उसने असासिन को मार डाला, ये आदमी कौन है? तो हमारा एमसी उसके पास जाते हुए कहता है एक हत्यारा का वो वैद्यतिक बहाना तुम्हें मारने के लिए यहाँ हो सकता है, लेकिन उस चींटी की हिम्मत कैसे हुई इस वेनरेबल को अपमानित करने की? उस साले की हिम्मत कैसे हुई? और उसके पास आता है और कहता है कि ये चींटियां इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत कैसे करते हैं? तभी हमारे एमसी के सामने चो फैमिली का ग्रैंडफादर झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए यंग मैन, लेजेंडरी प्रैक्टिशनर में से एक होता है, इस बूढ़े की आदमी की आंखों को माफ कर दीजिए। मुझे होप है कि मैं बहुत
पोलाइट नहीं था और मेरी पोती भी। माई यंग बेनिफिक्टर, क्योंकि आपने इस बूढ़े आदमी की जान बचाई है, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी शुक्रिया अदा करूं। तभी हमारा एमसी उसके गले में ब्रेसलेट एक देखता है और कहता है कि ये आइटम। तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि उस जेड पेंडेंट के अंदर की एनर्जी जानी पहचानी है, क्या ये इमोर्टल वर्ल्ड से आई है? ये एम्परर इसकी ताकत बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये जेड पेंडेंट, अगर आप एहसान चुकाना चाहते हैं तो मैं वो जेड पेंडेंट लेना चाहता हूँ। प्लीज उसे, जिसे आप पहने हैं, प्लीज इस पर्सन को उसे लेने दें। तो वो जेड पेंडेंट उतारने लगता है और कहता है कि ये पुराना जेड, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि तुम्हें ये बहुत पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर हमारा एमसी उसको ले लेता है और कहता है कि मॉर्टल इस जेड पेंडेंट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये आर्टिफैक्ट मेरे लिए बहुत यूज में होगी, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। पीछे से उसके ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंडफादर, आपने अपना जेड उस अजीब बच्चे को क्यों दे दिया? वो तो बस एक वॉरियर है, उसमें इतनी खास बात क्या है? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि क्या तुमने साउथर्न मिलिट्री एरिया के बारे में सुना है, जिसका नाम लॉन टियानजियांग है और उसका कोड नाम वोल्डरमॉर्ट है? और वो बताता है कि साउथर्न मिलिट्री रीजन के नंबर 1 मास्टर के रूप में लॉन्ग टियानजियांग को कोई वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की रक्षा करने का ऑर्डर दिया गया था। चीन के एरिया में घुसपैठ करने का प्रयास करने वाले विभिन्न आतंकवादी सेक्ट को कई बार मार गिराने का उनका नाम रूप से जाना जाने लगा। इससे पहले लॉन्ग टियानजियांग ने अकेले ही अफ्रीका के एक सेक्ट में घुसपैठ की थी और दुश्मनों के प्रमुख लक्ष्य को गोलियों के बौछार में ढेर कर दिया था और 2000 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था, जिससे सेना में एक विक्ट्री मिथक स्थापित हो गया था। इसलिए इसका कोड नेम वोल्डरमॉर्ट है। तो उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि ग्रैंडपा, आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं? इसका उस आदमी से क्या लेना देना है? तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि क्योंकि वो यंग मास्टर जिसे हम अभी मिले हैं, कम से कम वोल्डेमॉर्ट जितना ही अच्छा है या उससे एक लेवल बराबर है। फिर हमें चूजों में व्हाइट गोस्ट होटल का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो 5 स्टार होटल होता है। हमारा एमसी अंदर आता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे आज भी याद है, पिछले लाइफ में ये इस जगह मुझे अपमानित किया गया था, अब सब कुछ बदल गया है। यांग सोकुन, मैं तुम्हारे प्रति अपनी गहरी शिकायतें दर्ज करने के लिए क्यूरियस हूँ। आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस एक्सपीरियंस का भरपूर आनंद लूंगा। फिर हमारे एमसी को कोई आवाज देता है कि ली जियाओ फैन। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम केन शुआंग होता है और वो कहती है कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है और तुम यहाँ देर से आए, कितने बेकार हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड को ही पूरा दिन इंतजार कैसे करवा सकते हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये तो तुम कुतिया हो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये वेनेरेबल पर्सन अपने समय पर क्या करता है? तो ये बात सुन के वो अपने मन में कहती है कि कुतिया, ये आदमी अजीब बातें क्यों कर रहा है? मुझे लगता है वो कोई अलग सा हो गया है। पहले तो वो मेरी तरफ पागल प्यार के पिल्ले की तरह चिपकता था, शायद उसने अपना सर या कुछ और मारा होगा दीवार पर। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि किंग शुआन, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बहुत मजाकिया बातें करता है, क्या ये देहात से आया है? ये इतना घटिया है कि यहाँ नहीं घूम सकता, ये बहुत अजीब है, ये उन कुंफू पत्रों की तरह क्यों बोलता है? अब मुझे पता चला कि तुम उसे खुले में आने में क्यों शर्मिंदा हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यांग शाओ को चुनती। किंग शुआन बोलती है कि बस बहुत हो गया और हमारे एमसी से वो कहती है कि तुम वाकई बहुत गुस्सा दिला रहे हो, इतने बड़े ओकेजन में आते हुए भी तुम कुछ बेहतर क्यों नहीं पहन सकते? तुम इस भीड़ में मेरा चेहरा खराब कर रहे हो, ये तो बहुत अनबिलीवेबल है। और वो लड़की भी कह रही होती है कि तुम अभी भी इस गरीब लड़के का मनोरंजन क्यों कर रही हो? मेरे साथ चलो, इस बच्चे को अकेला सड़ने के लिए यहाँ छोड़ दो। और वो लोग जा रहे होते हैं तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि पिछले लाइफ की ये मेमोरी याद आ गई, इस औरत का रवैया कभी भी नहीं बदलता। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अगली इमारत से टकरा कर इंसानी पेस्ट में बदल सकता हूँ, तुम इग्नोरेंस बच्चे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो किंग शुआन से बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ हो, क्या तुम ली जियाओ फैन के साथ आई हो? तो वो बोलती है कि काओ कुन, ली जियाओ फैन समय पर यहाँ नहीं आ सकता, उस आदमी से परेशान मत हो। तो हमारा हमसे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, अपने फेफड़े को जला रहा होता है और ये बंदा किंग शुआन से कह रहा होता है कि हाँ, वो आदमी बहुत बेकार है, लगता है यहाँ कोई भी उसका दोस्त होने का दावा नहीं कर रहा है, और हंसने लगता है। तो किंग शुआन कहती है कि चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो बोरिंग है, वो मेरा मूड खराब कर रहा है। और हमारे एमसी की तरफ देखती है और कहती है कि ली जियाओ फैन, तुम अपने आप को ब्लेम करो इसके लिए, मुझे ब्लेम मत देना इसके लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए इतने अच्छे नहीं हो। तभी वो लड़का किंग शुआन को अपने बाहों में लेते हुए कहता है कि किंग शुआन, किस बारे में सोच रही हो? मेरे साथ चलो और उस बेचारे लड़के को छोड़ दो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। तो वो भी ब्लश करती है और कहती है कि हाँ ठीक है। और लोग भी कह रहे होते हैं कि
ये मूर्ख लड़का साओ युआन की औरत से कुश्ती लड़ने की हिम्मत कैसे करेगा, वो खुद को क्या समझता है, वो बेचारा कंजूस। तो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर मैं ये ली आदमी होता तो मैं शर्म के मारे मर जाता, उसे अपनी जगह तो पता होनी चाहिए। तो तीसरा बंदा कहता है कि खरगोश को शेरों से नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे बेकार पर्सन को बस खुद को मिटा देना चाहिए इस वर्ल्ड से। और हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि हेलो, तुम ली जियाओ फैन हो है ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि इस वेनरेबल पर्सन से हाथ मत मिलाओ, तुम वर्दी नहीं हो जो तुम उससे हाथ मिला सकते हो। तो ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर ये सब बोलने की। तभी किंग शुआन आती है और हमारे एमसी से कहती है कि ली जियाओ फैन, क्या तुम उससे माफी नहीं मांग रहे हो? साओ शुआन हमारे स्कूल में टीचिंग डिपार्टमेंट का डिप्यूटी हेड है, फ्यूचर में तुम उसके मार्गदर्शन पे रहोगे। जब तुम्हारा और उसका रिश्ता ऐसा है तो तुम स्कूल में कैसे रह सकते हो? खुद सोचो, बेवकूफ मत बनो तुम। और दूसरी लड़की बोलती है कि ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यांग शाओ इस बेकार आदमी से 100 गुना बेहतर है। और वहाँ पर 2 लड़के आते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे बदमाश, यंग मास्टर साओ से अभी माफी मांगो, हमारे यंग मास्टर साओ को रिस्पेक्ट दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? तो दूसरा बंदा बोलता है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम इस बैंक्वेट से जा नहीं सकोगे। ली जियाओ फैन, क्या तुमने नहीं सुना, यहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तो जल्दी करो और भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और हमारा एमसी गुस्साते हुए अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये चींटी अभी भी इसी से बात कर रही है? लगता है मैंने रास्ता बदल लिया है, समय की रेखा में एक नया मोड़ ले लिया है। चलो इस चींटी को सिखाता हूँ कि ग्रेट इमोर्टल को नाराज करना क्या होता है। तो हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि जल्दी से वापस वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, वरना मैं तुमसे निपट लूंगा, तुम बेवकूफ देहाती, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर एक मोटा बद्दा पर्सन आता है और कहता है कि ली जियाओ फैन, मैं टीचिंग डिवीजन का डायरेक्टर हूँ और अब मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम जल्दी से खड़े होकर यांग सोकुन से माफी मांगो, वो सीट छोड़ दो, तुम यहाँ बैठने के काबिल नहीं हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि अगर ये वेनेरेबल यहाँ बैठने के लायक नहीं है तो कोई भी नहीं है, तुम कितनी मान्यता रखते हो, यांग सोकुन नाम का ये तुच्छ कचड़ा इसके लायक नहीं है। तो यांग सोकुन कहता है कि मजाक कर रहे हो है ना, इस होटल में मेरे भी शेयर हैं, तुम ही बताओ मैं इस सीट के लायक क्यों नहीं हूँ? मेरी तुलना में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो और तुमको ऐसे ही रहना चाहिए। तो हमारा एमसी उस सीट पे कुछ स्पेल कास्ट कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते हुए कहता है कि मैं इस खेल से थक गया हूँ, अगर तुमको बैठना ही है तो बैठ जाओ। तो ये वेनेरेबल पर्सन तुमको कहीं और शर्मिंदा होते हुए देखेगा, इसका आनंद उठाओ तुम। और हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। तो वो बंदा कहता है कि वॉट एवर लूजर, और वो बंदा वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है, तभी उस लड़के के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो बंदा कह रहा होता है कि गरम है गरम है गरम है। तभी किंग शुआन वहाँ पर आती है और कहती है कि साओकुन तुम्हें क्या हुआ? तभी उसके भी कपड़े में आग लगने लगती है। तो वो कहती है कि ये मुझ तक फैल रहा है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। तभी एक बंदा पानी लाता है और कहता है कि सब लोग रास्ते से हट जाओ, और वो दोनों के ऊपर पानी फेंक देता है और आग बुझ जाती है। तो साओकुन अपने मन में कहता है कि अरे यार, उस कुर्सी में क्या गड़बड़ है, इसमें आग कैसे लगी? तभी वहाँ पर लाइट भी शेक करने लगती है और उसकी भी लाइट टूट के नीचे गिरने लगती है और डायरेक्ट साओकुन के ऊपर गिरती है। और वो कहता है कि कोई है, चलो आओ मेरी मदद करो। तभी वो 2 बंदे उसको कंधे से सहारा दे देते हैं और वो दोनों में से एक बंदा बोलता है कि जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले चलो, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। और दूसरी तरफ हमारा एमसी कह रहा होता है कि कमजोर चींटियां, तुम जैसे बेकार लोग। तभी साओकुन को एक कार के पास लाते हैं और वो कहता है कि अरे जल्दी मत करो, आराम से रहो, हम तुम्हें हॉस्पिटल भेज रहे हैं। तभी जैसे ही वो हॉस्पिटल ले जाने लगता है कार से, तभी उस बोनेट पे भी आग लग जाती है और वो दोनों निकल के बाहर आ जाते हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे क्या उस कार में आग लग गई है, क्या हमें कुछ करना चाहिए? तो दूसरा बंदा कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, ये एक जलती हुई गाड़ी है। तो हमारा एमसी भी विंडो से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये चींटियां कितना मनोरंजक प्रदर्शन कर रही है, अपनी भूमिका निभाते रहो, तुम्हारा ध्यान मुझ पर है। तभी हमारे एमसी के बाद किंग शुआन आती है और कहती है कि जियाओ फैन, देर हो रही है, तुम्हें अकेले ही वापस जाना चाहिए, कल की शादी का प्रपोजल। तो हमारा एमसी उसको बीच में रोकते हुए कहता है, तो क्या कुतिया अब भी शादी को आगे बढ़ानी चाहती हो? दिलचस्प है ये, मुझे आश्चर्य है कि तुम किस तरह का प्रदर्शन करोगी, कल इस लड़की का मनोरंजन करने की कोशिश करोगी। और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि यांग सोकुन, हमारे छोटे छोटे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, एंटरटेनमेंट तो बस शुरू हुआ है, कल का मैरिज प्रपोजल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो मुझे निराश मत करना। मेरी चींटियों, अपना काम पूरी लगन से करो, कोई पछतावा नहीं होगा। ये वेनरेबल पर्सन अपने पिछले लाइफ की दुख का रिवेंज जरूर
देगा और हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ किन शुआन भी अपने मन में कह रही होती है कि वो मुझे देखने के लिए इतनी दूर आया, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया, उसके बारे में भूल जाओ, वो और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, मुझे ऊंचा गोल रखना है। और दूसरी तरफ एक लड़की आती है कि शुआन से कहती है कि चलो ये जगह छोड़ देते हैं, तुम और वो बेचारा कंजूस एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, सिर्फ यांग साओ जैसा कोई बेहतरीन इंसान ही तुम्हारे जैसे इंसान के लायक है। बाय द वे मेरा बॉयफ्रेंड इंपीरियल क्लब में काम करने जा रहा है, अगर तुम चाहो तो हमारे पास एक मुफ्त कमरा है, घूमना चाहती हो घर जाओ, कपड़े बदलो और मौज करो, लगता है इसकी तुम्हें जरूरत मुझसे ज्यादा है। हमारा एमसी बाहर आता है और कॉल पे बात कर रहा होता है। कॉल की तरफ से कोई कह रहा होता है कि मिस्टर ले आप इस समय कहाँ है, क्योंकि आप अभी अभी चुजाओ आए हैं, मुझे लगता है कि आपके पास अभी तक रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे आपको शहर दिखाने के लिए कहा है, हम बात करते समय एकोमोडेशन तैयार कर रहे हैं, अगर आपको अभी भी जगह की जरूरत है तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ऑनरेबल मिस लोटस चू फैमिली की ओर से मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। ये वेनरेबल पर्सन करंट में चू 1 सीट पर एक चौराहे पर है, आप मुझे वहाँ से पिक कर सकती हैं। तभी वहाँ से एक लड़की आती है और कहती है कि लिटिल ब्रदर क्या आप कुछ फूल खरीदना चाहेंगे, और अपने मन में कहती है कि बहुत समय हो गया है जब से मैंने ऐसा डिलीशियस यंग मैन नहीं देखा था। और हमारे एमसी से कहती है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते, क्या हम साथ चलेंगे। तो हमारा एमसी उससे कोल्ड आवाज में बोलता है कि तुम्हारे घर, तुम छोटी लिटिल विच, तुम इस तरह वेनरेबल की कीमत नहीं समझ सकती, जाओ और कुछ अदर ह्यूमन के साथ खेलो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तो ये बात सुनकर गुस्सा आ जाती है और कहती है कि क्या। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या ये छोटी लिटिल विच खेलना चाहती है, ये तो बहुत छोटा सा मैजिक है तुम्हारा, तुम इस वेनरेबल की बॉडी की लालसा करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं है, क्या तुम मरना चाहती हो। ये आवाज सुनकर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम मेरे रियल आइडेंटिटी को देख सकते हो, इम्प्रेसिव, तो मैं तुम्हें इजिली यहाँ से नहीं जाने दूंगी, यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारी एनर्जी को सक कर लूंगी आज पूरा। तभी हमारा एमसी अपनी पावर को रिलीज करता है तो वो कहती है कि अरे मेरी बॉडी आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और वो घुटने के बल आने लगती है और कहती है कि ये इंटेंस प्रेशर और एनर्जी क्या ये इस पर्सन से है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, मेरी बॉडी ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी फट जाएगा, मेरी कल्टीवेशन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हमारे एमसी से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तभी हमारा एमसी अपनी पावर को एकदम सीरियस में रिलीव कर रहा होता है, ये देख के वो डर जाती है और हमारा एमसी उससे बोलता है कि जब एक गॉड लोक में वॉक कर रहा हो तो कौन झगड़ा करने की हिम्मत कर सकता है, एक तुच्छ सावक एक गॉड की चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है, कितना बेकार है ये लिटिल विच। ये वेनरेबल पर्सन आज अच्छा महसूस कर रहा है, तुम इस मोनार्च के साथ कैसे सुधार करोगी, बोलो, मुंह खोलो और मेरा समय बर्बाद मत करो, क्या मैंने तुमको नहीं बताया कि मुझे कुछ मामलों में भाग लेना है। तो वो डरते हुए कहती है कि मैं मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे सजा मत दो। तभी वहाँ पर एक टैक्सी वाला आता है और कहता है कि तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो, उस मासूम लेडी को तंग मत करो, तुम्हारे जैसा आदमी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुम लकी हो कि मैं आज इतने अच्छे मूड में हूँ, वरना मैं तुम्हारे चेहरे पर एक बेकार सा फड़ा हुआ सैंडविच मार देता। और लिटिल विच से कहता है कि है मिस, कार में बैठो, जल्दी करो, मैं तुम्हें इस बेकार छोटे आदमी से दूर ले जाऊंगा, इस लड़के को नजरअंदाज करो, इसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इस तरह के ह्यूमन लाइफ भर सिंगल ही रहेंगे। तो वो लड़की भी जल्दी से कार में बैठने लगती है और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है कि अरे इस लिटिल विच को जिंदा रहने दो, अब तक ये पिल तैयार करके उसे निखार लेगी, देखता हूँ मैं तेरे साथ कैसे पेश आता हूँ, छोटी चुड़ैल, मैं तुम्हारी सारी डेमोनिक ताकत चूस कर सुखा दूंगा। और वो कार में बैठ जाती है और हमारे एमसी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था। और टैक्सी ड्राइवर उस लड़की से कहता है कि अरे क्या तुम ठीक हो मिस, मैंने अभी देखा कि तुमने टोकरी में एक फूल गिराया है, तुम फूल बेचकर गुजारा करती हो, क्या तुम फूल फ्लोरिस्ट हो। तो बोलती है कि हाँ, मैंने अपने घर में फूलों की क्यारी में कई प्रकार की सुंदर फूल लगाए हैं। और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ फूल खरीदना चाहोगे, हम मेरे घर पर रुक सकते हैं, या ये वानुआ गली के ठीक ऊपर सिंसान पर्वत के पीछे है। और अपने मन में कहती है कि वो यंग मैन जो भी हो उसने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे ठीक होने के लिए कुछ लाइफ पावर की जरूरत है, अपने आप को बदकिस्मत मत समझो, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी एनर्जी का यूज करूँ, मुझे दोष मत देना बल्कि मौत को अपने गले लगाओ, अपने आप को दोष दो तुम। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वानुआ गली, ये तो कुछ जानी पहचानी लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे वो अपनी असली रूप में आ जाती है और दूसरी तरफ हमारे एमपी के सामने एक लैम्बोर्गिनी रुकती है और वहाँ से वही लड़की निकलती है और कहती है कि मिस्टर ली, हम फिर मिल गए, कार आपको पसंद आई, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो में मेरे साथ चलना चाहेंगे। तो हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है कि ये आप हैं ऑनरेबल मिस लोटस, आपके पास कितनी सुंदर कार है, मैं आपके ग्रैंडपा के प्रति अपनी ऑनर को पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पर्सन के लिए हेल्प भेजी है। और वो लोग कार में बैठ के जाने लगते हैं। तो मिस कहती
कहती है कि वैसे मिस्टर ली, मेरे आने से पहले ये दो लोग आपसे बहस कौन कर रहे थे? क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं? मैं किसी को ढूंढ सकती हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि चिंता मत करो, इन छोटी छोटी बातों से खुद को परेशान मत करो, जो होगा सो होगा। जैसे कि आजकल के लोग कहते हैं कर में एक कुतिया है। कुछ लोग बस अपनी मर्जी से मुसीबतें बुलाते हैं, बेवकूफ का कोई इलाज नहीं है। तो बोलती है कि क्या ये लोग खुद मुसीबत मोल ले रहे हैं? मिस्टर ली, आपका मतलब क्या है? तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है और वो दूसरी तरफ मुड़ के देखने लगती है। तभी टैक्सी में आवाज आती है कि प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। तभी वो टैक्सी जाके डिवाइडर से भिड़ जाती है और वो लिटिल विच पीछे मुड़ती है तो चू फैमिली की मिस डर जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि ये गर्ल। तो हमारे एमसी कहता है उससे बस एक छोटी सी चुड़ैल अपना खाना खा रही है, बताने लायक कुछ नहीं है। दुनिया में कई एबनॉर्मल चीजें हैं मिस ली, चिंता मत करो। इस वेनेरेबल के सामने ये चीजें बस कुछ चींटियां हैं, तुम बस शांत रहो। और वो भी अपने मन में कह रही होती है कि उसने ऐसे मिस्टिकल चीजों का कैसे पता लगाया? आखिर ये ली जियाओफेन है कौन? क्या वो सच में ऐसी अजीबोगरीब चीजें जानता है? उसने कहा था कि इसकी चिंता मत करो, ये बहुत डरावना है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग इंपीरियल क्लब के पास आ जाते हैं। हमारा एमसी उस कार से उतरता है तो मिस कहती है कि मुझे हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी, ये बहुत एजुकेशनल है। मुझे भी आपके बात करने के अजीब तरीके की आदत हो गई है। मुझे कार पार करने दीजिए मिस्टर ली, आप पहले अंदर जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी। फिर हमारा एमसी जैसे ही अंदर जाता है तो गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि अपने बेकार हैंड मेरे ऊपर से हटाओ, इस वेनेरेबल को यहाँ रहने के लिए इनवाइट किया गया था। तभी वो बंदा बोलता है कि यार ऐसे कौन बात करता है, तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें इनवाइट किया गया है। और हंसते हुए बोलता है कि नकली सामान वाला एक बेचारा यहाँ रहना चाहता है, अरे क्या तुम्हारे पास इनवाइट कार्ड भी है? तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ये वेनेरेबल एक परिचित के साथ आया था, वो एक अच्छी और ईमानदार लड़की है। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि रुको रुको, हम यहाँ सिर्फ इनवाइट का ही एंटरटेनमेंट करते हैं, अगर तुम्हारे पास इनवाइट कार्ड नहीं है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे एक बंदा और आता है और कहता है कि क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है? तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मैनेजर जाओ, इस लड़के का दावा है कि उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया गया था, क्या आप इस आदमी पर यकीन कर सकते हैं? तो वो बंदा बोलता है कि ओह, ये तो बस एक और बेचारा है। अरे क्या तुम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हो, कुछ टुकड़े ढूंढ रहे हो और खाने के लिए भीख मांग रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि अपने बेकार से टोन को संभालो, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तो वो बंदा भी बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम ली जियाओ फैन हो, तुम वही बेचारे बेकार लड़के हो जो पहले पार्टी में था, मैं जो जियाओइंग का बॉयफ्रेंड हूँ। हमारा एमसी कहता है कि वो लड़की, मुझे नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, मैं उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेखी बरकते हुए सुनती रहती है, मैं प्रभावित नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल लॉबी मैनेजर है, तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो। तो वो बंदा बोलता है हंसते हुए, इस आदमी की हिम्मत तो देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो ठीक है, तो तुम ठीक से बोल नहीं सकते, क्या तुमको पता है कि तुम इस समय कहाँ हो? यह फेमस इंपीरियल क्लब है, यहाँ सिर्फ चूसों के रिच लोग यहीं आते हैं, ये एक हायर का क्लब है, यहाँ तुम जैसे लोगों की आने की कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ पर किंग शियान आ जाती है और कहती है कि ली जियाओ फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमको पता भी है तुम इस समय कहाँ हो? तो हमारा एमसी उससे कहता है कुतिया तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ तो वो लड़की भी है, भागो, बोर हो रहा हूँ मैं, ये तो बस अपने परिचित के लौटने का इंतजार कर रही है, वो वुमन थोड़ी देर में यहाँ आएगी, वो अपनी फैंसी कार पार करने गई है। तो किन शुआन भी कहती है कि ली जियाओ फैन, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा, तुम बहुत घमंड में डूब गए हो, तुम अपने साथ ऐसा क्यों करोगे? यहाँ आकर बड़ाई दिखाने का नाटक बंद करो, तुम्हारा यहाँ मेरा ध्यान खींचने आना बस दुखद है, बल्कि ये तो बस शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया, क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते? तो हमारा हमसे उससे कहता है कि क्या यह वेनेरेबल पूंछ के पीछे भाग रहा है? ये तो बेतुका की बात है, तुम बहुत ज्यादा ना समझो, कोई यूं ही घमंड के पीछे नहीं भागता बेवकूफ। फिर उस भयानक यांग शोकुन को भेड़ की नजरों से देखने के बारे में क्या, तुम अपना खेल कहीं और खेलो। तो वो बोलती है कि तो मैं तो उसके साथ क्या करती हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, बकवास बंद करो। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि वर्ल्ड के लिए तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ये वेनेरेबल तुम्हारे साथ हो चुका है, इसे अकेला छोड़ दो, ये बहुत ही बेकार है, तुम्हारा बेकार बिहेवियर मुझे बोर करता है। तो किन फुआन भी हमारे एमसी से कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझसे ऐसे बात मत करो, तुमने कहा था कि तुम यहाँ रहने आए हो, क्या तुम यहाँ रहने के लायक भी हो? क्या मजाक है? तभी वहाँ पर मिस चू आ जाती है और वो कहती है कि वो निश्चित रूप से यहाँ रहने के योग्य है। मिस्टर ली, क्या आप ठीक है? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं देर से आई हूँ, लानत है, कार पार्क पूरी तरह से भरा हुआ था। तभी वो दोनों बंदे भी वो देख के चौंक जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस चू आप यहाँ क्या कर रही हैं?
तो मिस चू कहती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती। दूसरी तरफ वो लोग को डांटते हुए मिस चू कहती है कि मिस्टर ली, ये एक गेस्ट है जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से इनवाइट किया है। चू फैमिली इसके लिए जिम्मेदार है। हमने उसके आने का पूरा ध्यान रखा और तुम बेवकूफ उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हो और हमारे मेहमान को जानबूझकर बेइज्जत कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो अभी मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। तो वो लोग दोनों घुटने के बल आ जाते हैं और मिस चू कह रही होती है कि तब तक खुद को थप्पड़ मारो जब तक हमारे मिस्टर ली सेटिस्फाई ना हो जाए, ये मेरा ऑर्डर है। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ मिस चू, हम अभी करेंगे, प्लीज हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए। और वो दोनों अपने गालों पे चाटे मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करना मिस चू, मुझे पता है मैं गलत था, मैं ब्लाइंड हूँ और मिस्टर ली को बुरा लगा। हम में से कोई भी ठीक से नहीं देख सकता। हम किताब का मूल्यांकन उसके चैप्टर से करते हैं। हमें अपने किए पर पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। और दूसरी तरफ किंग स्वान उस लड़की से कह रही होती है कि ये वुमेन कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इससे क्यों डरता है? तो बगल वाली लड़की बताती है कि वो मिस चू है, वो फैमिली व्यवहारिक रूप से चूजों का ओनर है। कुछ लोगों ने उसे वीआईपी में टक्कर देने की कोशिश की। अगली बात जो हमें पता चली वो ये है कि उसकी कई हड्डियां टूट गई थी और अंगों में गंभीर चोट थी। वो चल भी नहीं पा रही थी। कोई भी उसमें कोई दोस्त नहीं ढूंढ पा रहा था। दूसरी तरफ किन शुआन अपने मन में कह रही होती है कि ली जियाओफेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी का मोहरा बनने के लिए इतने बेशरम हो जाओगे। तुम कितने गिरे हुए हो। हमारे अमसी से मिस चू कहती है कि चलिए अब हम लोग चलते हैं। और वो लोग जा रहे होते हैं और वो किन शुआन तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि सच में ये औरत अंधी है, इसकी नजर बहुत बेकार है। सच में ये तो बता भी नहीं सकती कि कोई इंसान कितना बेकार हो सकता है। मिस्टर ली तो इंसानों के बीच एक अजगर है, ये तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरी तरफ किन शुआन अपने मन में सोच रही होती है, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ, मिस चू ऐसा नहीं कर सकती। ली जियाओफेन, तब तक इंतजार करो जब तक वो औरत तुमसे ऊब ना जाए। जब तुम रोते हुए आओ तो मुझे दोस्त मत देना। फिर वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। हमारे एमसी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे टीचर बने मिस्टर ली, आपके पास काफी नॉलेज है और मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ। पैसा आपके कल्टीवेशन में काम आएगा, प्लीज मेरी ग्रेटिट्यूड को स्वीकार करें। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि एक नेक कोशिश, लेकिन एक चिकित्सक के रूप में तुम्हारी एबिलिटी इस वेनरेबल के सामने बहुत बेकार है। तो वो शर्माते हुए ब्लश करते हुए कहती है कि मिस्टर ली, सबसे पावरफुल लोगों में शामिल होना मेरा सपना है। अगर आप मुझे अपना डिसाइबल बना ले तो मैं आपकी हर बात सुनूंगी। और अपने कपड़े उतारने लगती है और अपने मन में कहती है कि मार्शल आर्ट सीखना हमेशा से मेरा सपना रहा है, ये हमेशा से मेरी चाहत रही है। मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ त्याग ही क्यों ना करना पड़े। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? और हमारा एमसी भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि उसकी सुंदरता इस दुनिया में मैंने अब तक देखी सबसे बेहतरीन है, लेकिन वॉनुआ गुफा की वो लड़की और किसी भी याओची की इमोर्टल की तुलना में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शायद एक बार वो जब इमोर्टल हो जाए, या शायद नहीं, दिल सही जगह पर है। उसने जो पैसा दिया है उससे ये एक नया बॉडी विकसित कर सकेगा, सन ऑफ बॉडी। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि मिस चू, आप ये क्या कर रही हैं? अपने कपड़े वापस पहन लो, हम एक बातचीत में शामिल हो रहे हैं। अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है। मैं आपको एक ट्रायल के रूप में एक डिसाइपल में स्वीकार करूंगा अगर आप चाहें, और इस तरह आप पब्लिक में शर्मिंदा भी नहीं होंगी। तो वो बोलती है कि हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि आपसे मुझे तुम टीचर बुलाओ, कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। मिस चू, इसे अच्छी तरह याद रखना, हम टाइजवान के डिसेंडेंट है। हालांकि नाम मात्र के लिए ही सही आपको इस परंपरा का अनुयायी माना जा सकता है। हर कोई सेट या कल्ट नहीं है, बल्कि एक ग्रेट वर्ल्ड सिविलाइजेशन है। और वो अपने कपड़े को पहनते हुए कहती है कि हाँ टीचर, लेकिन इसकी ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है? तो हमारा एमसी भी विंडो तरफ देखते हुए कहता है कि एक डिस्टेंट रियलम से बहुत दूर है, कोई भी ह्यूमन इस एरिया में एंटर नहीं कर सकता। एक दिन शायद तुम करोगी, एक दिन जब तुम्हारी पावर पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी तो ये वेनरेबल टीचर तुमको हमारे रियलम में ले जाएंगे। टियान जुआन के ऊपरी रियलम की तुलना तो हेवन भी नहीं कर सकता। ये देखने लायक नजारा है। तो वो बोलती है कि टीचर, हर बार जब आप इस बारे में बात करते हैं आप उदास लगते हैं, क्या आपको कोई बात सता रही है? तो हमारा हमसे कह रहा होता है कि क्योंकि जब मैं गया था तो जिन लोगों की मुझे परवाह थी वो अब भी वही है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं है। ये बस सोचने वाली बात है, बस एक बेकार फीलिंग और कुछ नहीं है। और वो सोचने लगता है जब वो टाइजवान होता है और एक लड़की से कह रहा होता है कि जोजी, तुम्हारा कल्टीवेशन काफी हद तक पावरफुल है, तुम इतनी हताश होकर स्ट्रांग होने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मुझे जो करना है वो ये है कि मुझे बिग ब्रदर टाइजवान से ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करना है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तो एक दिन मैं फाइनली दुनिया के टॉप पर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सकती हूँ एक साथ। तो हमारा एमसी भी सोच रहा होता है कि जूजी, मैं सरप्राइज हूँ कि
कि तुम अभी क्या कर रही हो, क्या तुम इतने समय से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगी और गैलेक्सी और बाहरी दुनिया की खोज करोगी। तुम चिंता मत करो, ये अभी भी जिंदा है। डियान भी, मेरा इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। व्यर्थ संघर्ष करने के बावजूद यह फीलिंग दबी नहीं रहेगी। मैं पूरी लगन से फिर से अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम्हारे लिए हमेशा एक रास्ता होता है। हमारे एमसी से मिस चू कहती है कि टीचर, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ करिएगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा एमसी वही जेड पेंडेंट निकालता है और उसको क्रश कर देता है और अपना मन में कह रहा होता है कि सुपर नेचुरल पावर वाला ये मिक्स्ड जेड एक अनोखा पत्थर था। अनफॉर्चुनेटली ये पहले ही सूख चुका है। मेरी बॉडी में टाइस-1 की वॉय अभी तक एक्टिवेट नहीं हो सकी है और भी रास्ते हैं। शायद ये बेहतर होगा कि मैं इसे कहीं और ढूंढूं। अर्थ पर कहीं और भी ऐसे रास्ते होंगे। फिर हमारा एमसी जा रहा होता है और कह रहा होता है कोई बात नहीं, मेरी करंट कल्टीवेशन ह्यूमन की सिचुएशन और सुरक्षा के सांस्कृतिक कार्य के लिए इनफ है। एक बार जब ये वेनरेबल पर्सन एक उपयुक्त खजाना पा लेता है और सक्सेसफुली टाइस-1 एरिया में एंटर कर लेता है तो मैं फाइनली इसे शुरू कर दूंगा। फिर हमारा एमसी आता है और वहाँ पर वही दो बंदे बैठे हुए होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर ली, मुझे आपको ग्रैंडपा कहने दीजिए प्लीज, हमें जाने दीजिए, हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए। और हमारे एमसी का पैर पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि प्लीज हमें जाने दो, हम तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे पता है कि हमने गलत किया है, मुझे पछतावा है प्लीज। लेकिन हमारा एमसी उसके चेहरे पे अपने लात मार देता है और जाते हुए सोच रहा होता है मेरे पिछले लाइफ में ये बिल्कुल भी बेकार यांग सोकुंग का सबसे वफादार कुत्ता था। उसने मेरे साथ जो किया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह वेनरेबल तुम्हें माफ कर देगा? तुम्हारा सजा तो अभी शुरू ही हुआ है कमीनो। फिर हमारा एमसी बाहर आता है तो एक ब्लैक कार तेजी से जा रहा होता है और हमारे एमसी के पास से गुजरता है। तो हमारा एमसी उससे चिल्ला के कहता है कि तुम वेनरेबल को टक्का मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और उसके अंदर मिस्ट है और वो रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा एक लड़की से कह रही होती है कि ओ यांग पाई, डरो मत, जब तक तुम मुझे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताने दोगे। फिर वो कह रही होती है कि सोंग जोंग, तुम बेशरम कमीने, तुमने मुझे नशा दिया है, मुझे अभी बाहर निकालो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो बंदा भी ठरकी नजर से बोलते हुए कहता है कि तुम उन्हें कैसे कॉल करोगे, तुम्हारा फोन तो मेरे पास है, मैंने उसे फेंक दिया है। वो चीज बहुत मजेदार है, तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही ज्यादा क्यूरियस हो जाऊंगा। और चिल्लाओ, आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। और उसे कपड़े निकालने लगता है तो वो रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बेशरम हो, जल्दी करो और मर जाओ। और वो लड़की के कंधे चाटते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि ऐसी अदर कंपनियां भी हैं जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहती थी। हर किसी को कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें तुम भी शामिल हो। तुम्हारा बॉडी ही पर्याप्त है। और उसके कपड़े फाड़ते हुए कहता है कि तुमको इसे अपने पिछले लाइफ का आशीर्वाद समझना चाहिए। और कपड़ा फाड़ने लगता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो बिगड़ैल अजीब, तो इससे बच नहीं पाएगा, कोई तुझे इसकी सजा जरूर देगा। तो उसका गला पकड़ते हुए वो बंदा कह रहा होता है कि माई लिटिल एंजल, मैं अभी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें बहुत जोश आएगा, ये हेवन जैसा होगा, कितना बड़ा झटका है ये। और वो चिल्ला के कह रही होती है कि तुम बेवकूफ जानवर, मुझे जाने दो, गंदे कमीने, प्लीज मुझे जाने दो। तभी बाहर से नॉक नॉक की आवाज आती है तो वो विंडो खोलता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम देख नहीं सकती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं किसी काम में उलझा हुआ था, अगर और कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमारा एमसी उसके सामने होता है और कोल्ड आवाज में बोलता है कि घिनौने छोटी चींटी, तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो, चलो बाहर आ जाओ। तो वो बंदा भी एक बेसबॉल का बैट लेता है और कहता है कि साले, तुझे हमें अकेला छोड़ देना चाहिए था बदमाश। हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि सुन बेवकूफ, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाएगी, समझे? तो हमारा एमसी भी एटीट्यूड में बोलता है कि ह्यूमन का स्वभाव की कोई सीमा नहीं है, वो गर्मी में पशु की तरह उछलते रहते हैं। वुमेन को जाने दो, ये वेनरेबल तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं पर छोड़ देगा, ये तुम्हें जीने पर विचार कर रहा है छोटी चींटी, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। तो वो बंदा भी बोलता है कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ, तुम किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बात कर रहे हो, क्या तुमको पता भी है कि मैं कौन हूँ? चेंगनान जिले में किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। चूजे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ के लोग मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि क्या क्या इस वेनरेबल ने तुम्हारी जिंदगी कहानी पूछी, इसे तुम्हारी तुच्छ हैसियत की परवाह किसे है? तुम इंसान अहंकार बड़ी आसानी से दिखाते हो, बस यही मांगता हूँ, उस औरत को जाने दो। चींटी, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं बोलती? उस डंडे को लहराना बंद करो, ये बहुत परेशान करने वाला है। तो हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर इसको अटैक भी करने वाला हूँ। लेकिन तभी हमारे एमसी उसके डंडे को पकड़ लेता है और वहीं पर तोड़ देता है। तो वो बंदा भी थोड़ा डरते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि मेरे जैसे किसी को सुलझाना आसान है, हम एक समाज में रहते हैं, मेरे जैसे लोगों से पंगा लेने के नतीजे भुगतने पड़ते हैं, तुम्हारी ताकत बेकार
फरार है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। तो हमारा एमसी उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है कि इस वेनरेबल को कोई परवाह नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो वो बंदा कह रहा होता है कि कमीने, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि मुझे मार डालो, तुम भी मारे जाओगे। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ बेवकूफ, तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसको गले से पकड़ के उठा देता है और उसको खाई की तरफ ले जा रहा होता है और कह रहा होता है कि बहुत अच्छा, यह वेनरेबल तुम्हारी बात को मानेगा, इस मोमेंट का आनंद लो। हर कोई मॉर्टल के हाथों नहीं मरता। तो वो बंदा भी डरते हुए कहता है कि अरे इसे बंद करो, ये मजाक नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ धमकियों से डर गया हूँ? सॉन्ग जॉन तुमसे 100 गुना बेहतर है, इससे मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन हमारा एमसी को वही छोड़ देता है और वो डरते हुए कह रहा होता है कि क्या उसे मुझे छोड़ दिया है, और वो खाई से गिर जाता है और वही मर जाता है। और हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि ये बेकार कीड़े, तुम मेरे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी बाहर आती है और कहती है कि मास्टर रुक जाइए, और वो वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हमें इंपीरियल क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो नहा के निकलती है और कहती है कि मास्टर क्या आपके पास कपड़े बदलने के लिए कुछ है? तो हमारा एमसी उसको एक कपड़ा देता है तो वो पहन लेती है और कहती है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया आपका मास्टर। और हमारा एमसी वहाँ लेट जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, एक टीचर के तौर पर तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर और कुछ नहीं है तो अभी भागो डिसाइपल, तुम आराम करो और सो जाओ। तो वो भी बोलती है कि जो पर्सन मुझे लेने आ रहा है वो कल तक आ जाएगा, मैं अब बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ सिर्फ एक रात रुक सकती हूँ? तो हमारे एमसी कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा करो, यहाँ तुम सो सकती हो। और वो हमारे एमसी के बगल सोते हुए सोच रही होती है ये कैसा अजीब आदमी है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि हर बार जब मैं उसके पास जाती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी टैक्सी से जा रहा होता है और मिस चू कॉल पे बोल रही होती है कि टीचर, मेरे ग्रैंडपा ने सुना है कि आप ओरिएंटल स्टार एरिस्टोक्रेटिक स्कूल में पढ़ते हैं, मैं काम करने जा रही हूँ, ये स्कूल मेरे फैमिली का है। ग्रैंडपा ने कहा है कि ये स्कूल आपके लिए उनका गिफ्ट होगा। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है कि चू फैमिली, इस वेनेबल पर्सन को ये उम्मीद नहीं थी कि उनका सम्मान इस स्कूल तक भी पहुँचेगा। फैमिली का कुछ प्रभाव जरूरी है, ये फ्यूचर में मेरे कामों के लिए यूज साबित हो सकती है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मेरे डिसाइपल, अपना तुम ध्यान रखना, इस वेनेरेबल को अभी भी कुछ काम करना है, तुम्हारे ग्रेट टीचर बाद में तुम्हारी सेवा करेंगे, अगर और कुछ नहीं है तो तुम्हारा दिन अच्छा जाए। मिस चू भी बोलती है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा टीचर। फिर हमारा एमसी एक मेंशन के सामने आ जाता है और कहता है कि किन शुवान, अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाओ, तुम माँ बेटी ने इस वेनेरेबल को, पास्ट को, इस सारी सांसारिक संपत्ति से भगा दिया, मेरे पैसे छीन लिए और मुझे जेल भेज दिया। तुम ये भी नहीं बताना चाहती कि इस वेनेरेबल के फादर का डेथ हो गया। तुम दोनों को आज मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। फिर हमें माँ बेटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ कह रही होती है कि तुम आखिरकार आ ही गई, अपनी माँ से मिलने आई हो, चीजें इस तरह खत्म होंगी ये स्पष्ट कर दो, तुम्हें उससे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, समझी? ये चिंता की बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो किन सुहान भी कह रही होती है कि ठीक है मॉम, मुझे पता है कि क्या करना है, आपको मुझे इसके बारे में 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में कह रही होती है कि लिज याओफेन, तुम्हें अपनी गलती की कीमत खुद चुकानी होगी, मुझे तुम्हारे साथ बेरहमी करने का दोष मत दो। तो उसकी माँ बोल रही होती है कि माँ ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है, यांग सोकुंग का फैमिली अमीर और ताकतवर है, अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हें खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अच्छी जिंदगी जीती रहोगी। ये कोई परीक्षा वाली लड़की नहीं है, जिंदा रहने के लिए तुमको वही करना होगा जो तुमको चाहिए, उन बेवकूफी भरी काल्पनिक टीवी सीरीज और प्रेम शो की तरह नहीं। अपनी माँ को देखो, जब मैं छोटी थी तो मैंने तुम्हारे फादर का एनालाइज किया था, लेकिन तुम्हारे फादर एक बेकार पर्सन थे जिन्होंने लाइफ भर कष्ट सहे, हमारा पूरा फैमिली उनकी वजह से कष्ट झेल रहा है। मेरी बेटी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ये तुम्हें फ्यूचर में होने वाले सभी दुखों से बचाएगा। मैं आज भी गरीब जुगजी बस्ती में रह रही हूँ, मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही रही है, मेरे जैसी मत बनो, तुम मेरी बेटी हो, तुम इससे बेहतर की हकदार हो, मेरे कदमों पर मत चलो तुम। यांग सोकुन ने किस समय यहाँ आने की बात की है, हम खास तौर पर उनसे मिलने आए हैं। तो अपनी मॉम से किंग शुआन कह रही होती है कि वो जल्दी यहाँ आ जाएगा, वो लगभग 11 बजे आएगा। तो हमारा एमसी भी पीछे से आ जाता है, हमारे एमसी को वो देखती है और कहती है कि लिज याओफेन तुम आ गए, और हमारे एमसी को उसकी मॉम देखती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो किंग शुआन कहती है कि जियाओफेन, क्या तुमने मेरी माँ को पहले नहीं देखा, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, इतना रूड मत हो और उन्हें हेलो कहो। तो हमारा एमसी सिगरेट जला लेता है और कह रहा होता है कि आज का दिन आपका अच्छा जाए, आप काफी हेल्दी लग रही हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि लिज याओफेन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम हर महीने कितना कमाते हो? तो किम सुअन कहती है कि मॉम, लिज याओफेन सिर्फ एक ट्रेनिंग टीचर है, वो लगभग 2000 हर महीने कमाता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि बस इतना ही, तुम घर के लिए डाउन पेमेंट भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है,
और तुमने हमारी बेटी को प्रपोज करने की हिम्मत की है। तो हमारा एमसी कहता है कि पैसा, ये वेनरेबल पर्सन इसका लालच नहीं करता। पैसे की पावर का क्या अर्थ है? लगता है तुमने कुछ गलत समझा है कुतिया की माँ। इस बार मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो ये बात सुन के किन शुआन कहती है कि बस बहुत हो गया ले जियाओ फैन, अब तुमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उस मिस चू के साथ थोड़ी बातचीत क्या कर ली? तुम गरीब हो और तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं तुमसे निराश हूँ, मैं तुम्हें और भी नीची नजर से देख सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि किंग शुआन तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? जल्दी करो और उसे जाने दो। साओकुन जल्दी यहाँ आएगा, हमें तुम्हारी नाइट डेट तय करना है। फिर वहाँ पर एक ब्लैक कार आती है जिससे साओकुन बाहर निकलता है और उसके साथ दो बंदे होते हैं। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि सभी मार्शल आर्टिस्ट यहाँ हैं, मंच तैयार है। लगता है यांग सोकुन पूरी तैयारी के साथ आया है। मेरे पिछले लाइफ में ये दोनों कुत्ते मेरी पिटाई का हिस्सा थे। ये मुझे लगता है कि कल की ही बात है। चलो आज ही इन कुत्तों को घर से निकाल देता हूँ। किन शुआन की मॉम के पास साओकुन आता है और कहता है कि आंटी, मेरे साथ पहले एक छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी और मैं अभी ठीक हुआ हूँ। मुझे हाल ही में हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। इस तो कार को दिखाते हुए कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि आंटी के पास अभी तक कोई कार नहीं है, मैं आपको ये न्यू कार देना चाहूंगा। तो वो भी खुश होते हुए कहती है कि अपने आप को देखो, फ्यूचर में तुम सच में हमारे फैमिली का हिस्सा हो, तुम बहुत पोलाइट हो। तो साओकुन कहता है कि ये मेरी होने वाली सास के प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका है, ये एक सम्मान की बात है। हमारे एमसी की तरफ उसकी मॉम देखते हुए कहती है कि साओकुन समझदार है, मेरी बेटी किंग शुआन के पास सच में विजन है। कुछ लोगों की विपरीत वो इतने गरीब है कि वो यहाँ खाली हाथ आए और मुफ्त में खाना चाहते हैं। तो हमारे एमसी से वो कहता है कि ली जियाओ फैन, तुम स्टॉकर हो, तुम सच में बेशरम हो। मेरी किंग शुआन का उसके घर तक पीछा करना ये तो बेशरम है। और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उस दिन होटल में जल गया था और झूमर से घायल हो गया था, कहीं ना कहीं इसका इस बच्चे से रिलेशन है। मैं उसे आज नहीं जाने दूंगा जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लूंगा। और हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे द्वारा अपमानित हो जाओ। अगर तुम चले जाओ तो भी मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता दे दूंगा और स्कूल में तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चीटी है, मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहते हो। तो किंग शुआन कहता है कि तुम तो बस एक ट्रेनिंग टीचर हो, लेकिन मैं टीचिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। मैं ऑफिशियल के लिए काम करता हूँ। अगर मुझे तुमसे निपटना हो तो ये चींटी को कुचलने जितना आसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या ऐसा है? क्या तुम मुझे इस तरह दबाओगे? क्या तुमने सुना नहीं, अब वो स्कूल मेरा है। ये कभी ना भूलने वाला पर्सन अब प्रिंसिपल है। तो ये बात सुन के वो जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है कि क्या एक प्रिंसिपल? क्या तुमने नींद में ऐसा सपना देखा था? हालांकि इस बारे में हाँकना टैक्स नहीं लगता, फिर भी तुमको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम मेयर या गवर्नर होने का दिखावा क्यों नहीं करते? किंग शुआन से वो बोलता है, किंग शुआन, क्या तुमने सुना ली जियाओ फैन ने क्या कहा? वो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो? तुम्हें फ्यूचर में ऐसी इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। ये हरकत वाकई में शर्मनाक है। और साओकुन के पास आते हुए कहती है कि साओकुन, इस देहाती लड़के को नजरअंदाज करो और अपनी चाची के साथ घर जाओ। मैं तुम्हारे और किंग शुआन दोनों के लिए डिलीशियस खाना बनाऊंगी। तो बोलता है कि आंटी, आप और किंग शुआन न्यू कार चलाकर देखे, मुझे ली जियाओ फैन से बात करने दीजिए। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि ये जोंग फ्यूचर में मेरे किंग शुआन को परेशान करे। तो किंग शुआन की मॉम उसको ले जाते हुए कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी बेटी को ले जाती हूँ और न्यू कार चलाकर देखूंगी। इस आदमी को उसकी जगह अच्छी तरह से बता दो, उसे फिर कभी मेरी बेटी के पास मत आने देना। किंग शुआन भी कह रही होती है कि लेकिन ली जियाओ फैन वो। तभी हमारे एमसी के पास साओकुन आता और कहता है कि ली जियाओ फैन, घुटने टेको और मेरे सामने 100 स्काउट्स और 100 बार भौंको, तो फिर अपने घर वापस जाओ और मेरे या किंग शुआन के सामने कभी मत आना। अगर तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया तो शायद मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें बता दूं कि मरने का क्या मतलब है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी माँ या देखने के लिए यहाँ नहीं है। वो शायद तुम जैसे बेकार पर्सन को जन्म देने पर दुखी और पछता रही होगी। तो हमारा एमसी गुस्से में बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे अपना असली रूप दिखाने का फैसला कर ही लिया। ये वेनरेबल जानता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। क्या तुम मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे, मेरी किडनी निकाल लोगे, तेजाब से मेरा चेहरा खराब कर दोगे और मुझे उस अपराध के लिए जेल में डाल दोगे जो मैंने किया ही नहीं है। तो ये बात सुन के वो कहता है कि तुम इसके बारे में जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो तो मैं दिखावा नहीं करूंगा, मेरे सामने घुटने टेको। लेकिन आराम से इसको गले से पकड़ के उठा देता है और कहता है कि मुझे अभी तुम्हें खत्म करके गुमनामी में भेज देना चाहिए, पर ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे तुम्हें मौत का स्वाद चखाऊंगा। तो उसके साथ जो बंदे आए होते हैं वो दोनों देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे में ऐसी ताकत क्यों है। और वो दोनों से पीछे मुड़ के साओकुन कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो
और मुझे बचाओ, फिर इस आदमी को मार डालो। तो वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी बस एक नजर घूरता है और एक जोरदार एनर्जी निकल रही होती है, जिससे वो लोग का पैर वहीं रुक जाता है और उन लोग के ऊपर प्रेशर पड़ने लगती है। और एक बंदा कह रहा होता है कि तुम एक प्रैक्टिशनर हो, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि तुम्हारी ताकत इतनी अमेजिंग है। हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि यहाँ तक कि कुत्ते भी कल्टीवेशन करना जानते हैं, केवल कुत्ते, और फिर भी उनके लॉर्ड मेरी पकड़ में असहाय होकर छटपटा रहा है। ये तो पिटीफुल मॉर्टल है। फिर हमारा एमसी उसको उठा के फेंक देता है और कहता है ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, ये इंटरेस्टिंग है। वो बंदा थोड़ा घबराते हुए कह रहा होता है कि अरे चूसों में इस शहर के बीच में कई छिपे हुए बाघ और ड्रैगन है, बहुत सारे ग्रेट लोग हैं। क्योंकि तुम एक प्रैक्टिशनर हो, इसलिए हम आपको जाने देने पर विचार करेंगे। आपको बस यंग साओ को जाने देना होगा और हम आपके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं कि आप यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। और एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा मत कहो, ये आदमी बहुत चालाक है, ये सब कुछ निपटा सकता है। मुझे डर है, हो सकता है कि ये बॉस के लेवल पर हो। और दूसरी तरफ साओ कुन अपने बंदों से कह रहा होता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैंने तुम दोनों को उससे निपटने के लिए पैसे दिए थे, उससे बातचीत करने के लिए नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। अभी उसे मार डालो, उसे फिर से उठाओ और बार बार मार डालो। लेकिन हमारा एमसी उस बंदे के सामने बहुत तेजी से आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन का अंदाजा नहीं है? तुम्हें इस वेनरेबल से दया की भीख मांगनी चाहिए, बेवकूफ पर्सन जो मरने को इतना क्यूरियस है। और हमारा एमसी उसका बाजू पकड़ लेता है और जोर से क्रश करने लगता है और कहता है कि और इतना कमजोर भी, बिल्कुल इस हाथ की तरह, आसानी से ऐसे ही टूट गया। तुमने इस हाथ से मेरा पैर ले लिया। और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है और दूसरा वाला बंदा अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी अपने पावर को रिलीज करता है, जिससे वो दूर फेंका जाता है और उस बंदे के पास आता है और कहता है कि और तुमने मेरी किडनी ले ली और उसे बेच दिया। और हमारा एमसी भी वही हाल करता है, उसके किडनी निकाल लेता है। हाथ साफ करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। साओकुन डरते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या करोगे? अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम पर व्यक्तिगत चोट का मुकदमा कर दूंगा, इससे तुम हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओगे। सोचो तुम क्या कर सकते हो। तो हमारे एमसी उसके सामने होता है और कहता है कि ये वेनरेबल तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दिएगा। खेल अभी शुरू हुआ है, अब मुझे अपने लॉर्ड की तरफ पूछो, 100 बार मुझे प्रणाम करो और मेरे लिए 100 बार सुअर की तरह भौंको। और दूसरे वाले बंदे के पैर पे मारता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। वो जोर से चिल्ला रहा होता है। साओ कुन कह रहा होता है कि मैं अभी कर दूंगा, बस मुझे अब चोट मत पहुंचाना। और दूसरी तरफ वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। किंग शुआन कह रही होती है कि मॉम, क्या ली जियाओफेन को कुछ होगा? तो उसकी मॉम बोलती है कि किंग शुआन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे सामने उस ली जियाओफेन का जिक्र भी मत करना। साओ कुआन ली जियाओफेन से 1000 गुना बेहतर है। वो अमीर है और एक अमीर और ताकतवर फैमिली से है। उसकी तुलना में ये लड़का तो बस एक सड़क किनारे का कूड़ा है। अब से बस अपना सारा ध्यान साओकुन पर ध्यान दो तुम। तभी साओकुन की मॉम विंडो से बाहर देखती है तो हमारे एमसी के सामने वो घुटने के बल टेक के बैठा हुआ होता है और अपना सर जमीन पे मार रहा होता है। तो ये देख के वो कह रही होती है आखिर यहाँ क्या हो रहा है? साओकुन से हमारा एमसी कहता है कि ये तो सिर्फ 50 सेट है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, है ना? जल्दी करो, मेरा समय बहुत प्रीशियस है, देर मत करो मास्टर यांग, क्या तुम थक रहे हो? तो साओकुन अपने मन में कह रहा होता है कि ली जियाओफेन, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी वो दोनों बाहर आते हैं कार से और वो चिल्ला के कहती है कि साओकुन। वो देख के चौंक जाती है। दो बंदे वहाँ गिरे पड़े हुए होते हैं और दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। और हमारे एमसी से किंग शुआन कहती है कि ली जियाओफेन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ओ, इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब हमारे प्यारे ओल्ड यंग मास्टर साओकुन ने अपनी मर्जी से किया था, है ना पिगी? अरे जवाब ही दो पिगी, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? और उस चेहरे को पकड़ते हुए हमारे एमसी कहता है कि बाय द वे पिगी, तुम्हें अभी भी इस वेनरेबल पर्सन के सामने 100 सेट लगानी है। अब चलो भूलो मत, तुमको यहाँ सभी को ये दिखाना होगा कि यंग मास्टर का अभिनय कितना अद्भुत है। मेरे प्यारे पिगी, इसे चमका दो। किंग शुआन चिल्लाते हुए कहती है कि ली जियाओफेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब तुम करोगे। ऐसे पर्सन को गाली देने की भी एक सीमा होती है, जिसने तुम्हारा अपमान किया हो। तुम अभी इतने रूड क्यों हो रहे हो? तुम तो विलन जैसे हो। साओकुन से अभी माफी मांगो। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि क्या इस बेकार कूड़े कमीने से मैं माफी मांगू? तुम मॉर्टल सच में बहुत डिसगस्टिंग हो। जब तुम टॉप पर हो, सत्ता में हो और फेमस हो, तो क्या तुमने कभी मुझसे माफी मांगने के बारे में सोचा है? और साओकुन के ऊपर पैर रख देता है हमारा एमसी और उससे कहता है कि तुम चिल्लाते रहो बस। तो साओकुन बस अपने मन में सोच रहा होता है गुस्से में, ली जियाओफेन, मैं गॉड की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तुम मरोगे, मुझे तुम्हें मौत से भी बदतर अंजाम देना होगा। तुम्हें कुत्ते की मौत में मार के ही रहूंगा। फिर ये सब कांड होने के बाद हमारा एमसी एक टैक्सी से कहीं आ जाता है और उसका फोन भी रिंग करने लगता है। हमारा एमसी कॉल को उठाता है तो सामने से आवाज आती है कि ली जियाओफेन, तुम कैसे हो? तुम्हारे फादर बोल रहे हैं, क्या तुम चूजों में ठीक हो? क्या उस नए स्कूल में तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए अच्छी चल रही है? किन शुआंग का प्रपोजल के बारे में क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा रहा?
हमारा एमसी अपने फादर की आवाज सुन के उसकी आंखों में आंसू हो जाता है और हमारा एमसी कहता है कि आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा फादर, आप कैसे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो उसका फादर बोलता है कि अरे क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, रोना बंद करो, बताओ किसने तुम्हें परेशान किया, फादर तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इतना परेशान मत हो, अपने फादर को बताओ क्या हुआ है। तो हमारा एमसी अपने फादर से कहता है कि नहीं फादर कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, कोई यूं ही नहीं रोता, ये तो शर्मनाक है फादर, सब ठीक है, आप अश्योर रहिए, सब ठीक है, इस मामले में ठीक चल रहा है, जब मैं यहाँ सब कुछ निपटा लूंगा तो आपका वनरेबल सन आपको चूजो ले आएगा, मेरी बात मान लीजिए आप। फिर हमारा एमसी कॉल काट के जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि वनरेबल पर्सन अपने पिछले लाइफ में बहुत कुछ झेला था, मुझे तब तक परेशान किया जाता था जब तक कि इस बेकार पर्सन ने आत्महत्या नहीं कर ली। मेरे इकलौते फादर को सबसे ज्यादा दुख हुआ जब मुझे इन बेकार कमीनों से सताया गया, उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या गुजरी है, सिर्फ मुझे ही याद है, उसके पिछले कष्ट अपर वर्ल्ड की कसम खाता हूँ वो खत्म नहीं होगा, फिर से उसी तरफ मैं इस लाइफ में ये सब पूरा कर लूंगा। फिर हमारा एमसी वही मैनेजर के पास आता है जो हमें कुछ चैप्टर पहले दिखाया गया होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि लेजी ऑफेन, तुम बहुत लकी हो कि तुमको हमारे स्कूल में इंटर्न मिल पाया है, लेकिन ट्रेनर टीचर की पोजीशन खाली नहीं है, फिलहाल तुम पहले स्कूल के वेयर हाउस में काम क्यों नहीं करते। ये मत कहना कि मैंने तुमको याद नहीं दिलाया, आज इस स्कूल के ऑनर इस स्कूल के न्यू प्रिंसिपल को अनाउंस करने के लिए स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, अगर वेयर हाउस 3 घंटों के अंदर साफ नहीं किया गया तो इस महीने के सैलरी के बारे में सोचना भी मत। तो हमारे हमसे उससे कहता है कि एक अरेंजमेंट, क्या ये अरेंजमेंट मैनेजर द्वारा की गई थी, क्या उन्हें पता था कि तुम उनकी अनुमति के बिना ऐसा कर रहे हो। तो हमारे हमसे चिल्ला के कहता है कि इसकी परवाह कौन करता है, तुम तो बस एक भोले वाले इंसान हो, न्यू प्रिंसिपल तो जाहिर शौकून ही होगा, एक बार वो प्रिंसिपल बन जाए तो तुम फिर कभी इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करोगे। और हमारे एमसी की तरफ एक चाबी देते हुए कहता है कि रिसेंटली मैंने सुना है कि तुमने यंग शाओ को ऑफेंड कर दिया है, जब वो प्रिंसिपल बनेगा तो प्रोबेबली वो तुमको सीधे नौकरी से निकाल देगा। तो हमारा एमसी भी चाबी पकड़ लेता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे किसी भी पर्सन को जिसका कोई आधार रुतबा या प्रभाव ना हो, यंग शाओ के सामने अपनी गलती मान लेनी चाहिए इससे पहले कि वो तुम पर अपना गुस्सा निकाले। हो सकता है कि तुम अभी भी यहाँ वेयर हाउस मैनेजर की नौकरी कर सको। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि लीजिए फैन, मैंने सुना कि तुम फाइनली आ गए। और हमारे एमसी को कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम सीधे आकर मुझे क्यों नहीं मिले, क्या तुम अपने ब्रदर को भूल गए हो। तभी वो मैनेजर चिल्ला के बोलता है कि क्या ऑफी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा, तुम तो फिजिकल टीचर हो, तुम्हें तो खेल के मैदान में होना चाहिए था, क्या तुम अपना काम छोड़ रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा आधा महीने का सैलरी काट लूंगा मैं, जल्दी करो लीज याओ फैन को अपने साथ ले जाओ और यहाँ से तुम दोनों निकल जाओ। तो हमारे एमसी को ये बात अच्छी नहीं लगती और बस उसको घूरता है। पीछे से हमारे एमसी का दोस्त कहता है कि हाँ डायरेक्टर माँ, और हमारे एमसी से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और हमारे एमसी के कान में धीरे से बोलता है कि है इस आदमी को नजरअंदाज करो, शांत हो जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। उस आदमी को कुछ भी नहीं पता। फिर हमारे एमसी वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हमारे एमसी से कियाओफी कहता है कि जियाओफेन, हमें ग्रेजुएट किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं, अब जब तुम्हारे पास एक ही स्कूल में कुंग शुआन के साथ काम करने का समय है तो तुम दोनों कब शादी करने की प्लानिंग बना रहे हो। और हमारे एमसी पे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम सही कह रहे हो कि किंग शुआन ने अपने साथ ऐसा किया, वो शायद तुम्हारे साथ रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, एक दिन उसे पछतावा जरूर होगा, ठीक है यंग शोकुन की तरह उन्हें नर्क में भेजो यार। वैसे भाई तुम अजीब बातें करते रहते हो, क्या कुछ गलत है क्या। तो हमारा एमसी भी बोलता है उससे, अरे कुछ नहीं, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरे बारे में छोड़ो भाई, तुम अपने बारे में बताओ। ये एक जिज्ञासा की बात, तुमने रशियन लैंग्वेज की डिग्री के साथ बौद्धिक क्लास में अध्यापन कैसे शुरू किया। तो कियाओफी बोलता है कि कहना थोड़ा मुश्किल है, जब मैं पहली बार स्कूल आया था ये तो पागलपन था, मैं किसी प्रोफेशनल की तरह क्लास में इधर उधर घूम रहा था, लड़कियां मुझे पसंद करती है यार, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जेल तो नहीं जाऊंगा लेकिन किसी तरह। ये बात डायरेक्टर माँ को चुप गई और उस बेवकूफ यांग शोकुन को गुस्सा आ गया। तो मैं यहाँ हूँ अब पीटी टीचर में, मुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पूरे स्कूल की सबसे खराब क्लास में पीई टीचर के रूप में पोजीशन भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जब मेरी माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगा, ये इसके लायक नहीं है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि तुम्हें डिस्परेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब इस जगह का काम पूरा हो जाएगा तो मैं इस अन्याय को दूर कर दूंगा और तुम्हारी गरिमा जरूर वापस लाऊंगा, मेरी बात मानो तुम। तो हमारे एमसी से कियाओफी भी बोलता है कि लीज याओ फैन, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, भले ही तुम अजीब बातें करो, मुझे पता है तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, कोशिश करो कि उन्हें नाराज ना करना। यंग शोकुन, डायरेक्टर माँ, अब मुझे सब समझ आ गया है, ये लोग हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत ताकतवर हैं, इनसे पंगा मत लो, हम कुछ नहीं कर सकते, इसे सहन करो,
मैं जानता हूँ कि डायरेक्टर इस समय क्या कर रहे हैं। वो यांग शोकुन के लिए तुमको दबा रहा है। वेयर हाउस का काम तो बस एक बहाना है। तो हमारा हमसे कियाओफी से कहता है कि इस न्यू एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट के न्यू लॉर्ड के रूप में अब मैं तुमको डिप्यूटी प्रिंसिपल पे अपॉइंट करता हूँ। तुम्हें ये शिकायतें पहले से नहीं झेलनी पड़ेगी। ये वेनरेबल इस एकेडमी के न्यू प्रिंसिपल है। हम सब मिलकर रूल करेंगे। जो लोग गलत करते हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमारा एमसी अपने मन में बताता है इसके बारे में कि याओफी मेरे पिछले लाइफ में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस पुराने स्कूल के बदमाश को इस बार यहाँ धमकाया जाएगा। कोई बात नहीं, ये लॉर्ड अब यहाँ है। तो ये बात सुन के याओफी हंसने लगता है और कहता है कि अरे बंद करो यार, तुम कार्टून फिल्मों की किसी दुष्ट विलन की तरह बातें कर रहे हो। क्या तुमने ये एक्टिंग कमेटी से सीखा है? मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है, मजाक अच्छा है। अरे भाई, क्योंकि तुम न्यू लॉर्ड प्रिंसिपल हो तो मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहिए। तुमको तुम्हारा राज्य यहाँ तक कि वेयर हाउस भी दिखा देना चाहिए। डिप्यूटी प्रिंसिपल की जगह क्या मैं गॉडजिला बन सकता हूँ? अरे यार, मुझे तो उन बेचैन लड़कों को पढ़ाना है। अरे छोड़ो यार, मैं उन लड़कों के साथ बाद में क्लास ले लूंगा। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़के एक जगह पे रहते हैं और घुटने के बल बैठ कर कहते हैं कि बॉस, आपको हमारा बदला लेना होगा। उस बच्चे ने मेरा हाथ तोड़ दिया है और उसने इसकी किडनी भी खराब कर दी है। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। ये तो स्ट्रेंज है। ऐसा प्रतिभा यहाँ चूजों में क्यों प्रकट हुआ? क्या तुमने उसे मेरा नाम भी नहीं बताया? क्या मेरी उपाधि उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती? तो एक बंदा रोते हुए कहता है कि हमने बताया, हमने उसे आपके बारे में बताया था बॉस, लेकिन वो लड़का सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा अपने बॉस से कहो कि वो एक जगह बैठ के चुपचाप देखे और खुद कहूंगा कि जमीन पर घुटने टेक कर रहम की भीख मांगेगा मुझसे। तो ये बॉस सुनकर वो गुस्साते हुए अपने हाथ से स्वर्ण को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि वो बास्टर्ड मेरे बारे में ऐसे बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो मरना चाहता है? उस बच्चे के बारे में जाके जांच करो, इस लड़के का पता लगाओ। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा और उसके 3 टुकड़े कर दूंगा। फिर हमें टियांगलोंग होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चू फैमिली की मिस और चू फैमिली का ग्रैंडफादर होता है। तो मिस चू बोलती है कि ग्रैंडफादर, आज मेरे टीचर का स्कूल में रिपोर्ट करने का पहला दिन है। क्या हमें इसके बारे में सबको अनाउंस करने के लिए एक ग्रुप आयोजित नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने स्कूल टीचर को देने का फैसला किया है। तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, टाइम आ गया है। यहाँ टियांगलोंग होटल में सब कुछ अरेंजमेंट करो। तो स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट को इकट्ठा करके न्यू प्रिंसिपल पद के अनाउंसमेंट करो। तो मिस चू चाहते हुए कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, मुझे अरेंजमेंट करने दीजिए। लेकिन तभी उसका ग्रैंडपा कहता है कि लोटस, अरे रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो वो बोलती है कि ग्रैंडपा, क्या आपको कुछ और चाहिए? तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि कुछ दिनों बाद ली यून टियान आर्मी से वापस आ जाएगा। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो मिस चू कहती है कि हालांकि लिंग टुआन मेरे सेम उम्र में है, उन्होंने बहुत कम उम्र में सेना में ज्वाइन की थी। उसके बाद वो साउथर्न मिलिट्री रीजन एरिया के पहले मास्टर लॉन्ग टियानमू के डिसाइपल बन गए। वो बहुत कम उम्र में ही मेजर बन गए थे और वो काफी भरोसेमंद है। तो उसका ग्रैंडपा बोलता है कि तुम्हारी क्या फीलिंग है? क्या तुमने शादी को एक ऑप्शन के रूप में देखा है? तुम्हें पता है कि ली यून टियान को तुम दोनों से सबसे बहुत लगाव है। जब तुम दोनों छोटी थी, वो इस बार सेना से सिर्फ तुम्हारी वजह से वापस आया है। मिस चू नाम में सर हिलाते हुए कहती है कि हालांकि ली यून टियान एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती। उनके लौटने के बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसे फील करती हूँ। ग्रैंडपा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उसका ग्रैंडपा ही बोलता है कि तुम्हारी जैसी इच्छा, और अपने मन में कहता है कि मुझे ली यून टियान की चिंता नहीं है, मुझे तो बस लॉन्ग टियान जोन की चिंता है। वो वर्ल्डर मोड ग्रैंड मास्टर जो बेवजह सब कुछ और सबको मार डालता है। अगर उसने शादी के बारे में कुछ कहा तो मना करना मुश्किल होगा। फिर हमें ओरिएंटल स्टार नोवेल स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है कि ये सच में यंग नोवेल के लिए एक स्कूल है, बेहतर लोकेशन, यहाँ का ऐतिहासिक स्थल अच्छा है, ये 100 मील दूर से सार्वजनिक ध्यान से आकर्षित करने वाली संपत्ति है। तभी वो फोन पे देखता है, फोन पे लिखा हुआ होता है सभी टीचर ध्यान दे, प्लीज तुरंत टियांगलोंग क्लब जाएं, वहाँ ऑनर न्यू प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि न्यू प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट। याओफी हमारे एमसी से कहता है कि यांग सोकुंग का फैमिली अमीर और पावरफुल है, उनके पिता स्कूल के डायरेक्टर हैं। इस बार न्यू प्रिंसिपल के लिए कैंडिडेट यांग सोकुन ही होंगे। तो हमारा एमसी बोलता है उससे, क्या तुमको इस वेनरेबल पर्सन की बात पर डाउट है? मैं इस स्कूल का न्यू प्रिंसिपल हूँ, जल्द ही तुमको पता चल जाएगा कि ये सच कह रहा है या नहीं। तुमको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोकुन और किन शुआन होते हैं और उन लोगों के पास बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, यंग शाओ ही निश्चित रूप से इसके लिए एबल है, वो एक
प्रतिभाशाली प्रिंसिपल होंगे। यांग साओ, प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें हमारी पीठ का ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हारी पीठ खो जाऊंगा और तुम मेरी। हा 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 हा। तभी हमारे अमसी को वो देखता है जाते हुए और अपने मन में कह रहा होता है, ली जियाओफेन, मेरे रिवेंज का इंतजार करो, मेरे प्रिंसिपल बनने का इंतजार करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि किनशुआन के पिछवाड़े में चुल मच जाती है और कहती है कि ली जियाओफेन यहीं रुक जाओ। मैंने कहा ना यहीं रुक जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि अब कुतिया को क्या काम है। गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।